नमस्कार साथियों। देखिए, जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है अभी पुरानी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों की, जीएस के विभिन्न टॉपिक्स की, उसके अंतर्गत आज ये 5वां टेस्ट है और इसमें हम लोग पर्यावरण व जैव विविधता यानी एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। और एक और ख़ास बात याद रखिएगा कि जितने भी प्रश्न होंगे ये पूरी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संकलन है, तो आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से देखिएगा। और उसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भारत के कुल कितने स्थल सम्मिलित हैं। तो इसका देखिए, कुछ चीज़ें इसके विषय में भी देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले यूनेस्को है, जो यूनेस्को संस्था है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। और अगर साइट्स की बात की जाए तो कुल 38 साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिनको स्थल को सम्मिलित किया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो याद रखिएगा 38 हैं। और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, तो अभी 18 अप्रैल को मनाया गया था। और एक और एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ आपको कि जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डे था, इसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में थीम पूछ ली जाती है। तो उसकी थीम होगी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होगी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये 3 चीज़ें शेयर्ड, और बाकी आपने इसके विषय में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो अगर देखिए ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो उसके लिए भी आपको थोड़ा लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो देखिए आंसर इसका है कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही गैस नहीं है, कई सारी गैसें हैं जो जिम्मेदार होती हैं इसके लिए। कुल मिला के वो सारी चीज़ें जो पृथ्वी में रेडिएशन आता है, जैसे पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के अंदर रेडिएशन आया, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ गैसें हैं जो हमारे वातावरण में फैली रहती हैं और ये आने के बाद इसको बाहर नहीं जाने देती हैं। तो ये यहीं पे रुक गई ये सब गैसें, तो ये पृथ्वी के अंदर ही रुक गई हैं गैसें। तो इस कारण पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग इसी को बोलते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर अन्य गैसों की बात की जाए तो याद रखिएगा, एक तो मीथेन हो गई, एक हो गई नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, एक हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, आपने देख ही ली, एक होती है जलवाष्प। जलवाष्प भी एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि वो आर पार हमारी रेडिएशन नहीं जाने देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर ना होती तो आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी रहने योग्य ना होती, क्योंकि पृथ्वी पूरी जम गई होती। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो रेडिएशन आता है उसको रोक के पृथ्वी का तापमान सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन आजकल जो ये वाहनों से निकलने वाली गैसें हैं और इस प्रकार से चीज़ें हैं, इनके कारण मूल रूप से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, जिस कारण पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो रही है और इस कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पृथ्वी में बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है और कई जगह आती भी रहती है। जैसे अभी केरला में आई थी पिछले वर्ष, इससे पहले भी इंडोनेशिया वगैरह में। इंडोनेशिया का जो एक राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, तो वो जिस द्वीप में है वो द्वीप भी ऑलमोस्ट डूबने वाला है। तो इस प्रकार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका क्या नुकसान क्या है बेसिकली। तो याद रखिएगा आंसर इसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी शब्द का मतलब होता है हिंदी में जैव विविधता। तो किसने सर्वप्रथम की, तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वॉल्टर जी रोजेन ने किया। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी डे जो होता है वो होता है 22 मई को होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे भी मनाया जाता है। ठीक है। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, भारत में कुल कितनी आर्द्र भूमियाँ रामसर साइट्स के अंतर्गत संरक्षित हैं। आर्द्र भूमियाँ वह क्षेत्र होते हैं जो जलमग्न होते हैं, जैसे कि कोई भी दलदली प्रकार का जो क्षेत्र है वो आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आता है। हाल ही में 10 नए स्थल जोड़े गए हैं और अब संख्या 37 हो गई। तो मतलब पहले 27 थी, 10 जोड़ दिए गए, तो अब ये हो गई 37। इंपॉर्टेंट है। रामसर क्या है, रामसर ईरान का एक शहर है जहां 1971 में सर्वप्रथम यह बैठक हुई और डिसाइड किया गया कि भाई हम आर्द्र भूमियों को संरक्षित करेंगे। और भारत भी इसका एक सदस्य है, इसीलिए भारत भी रामसर साइट्स के लिए अभी हाल ही में भारत में 10 साइट्स और भी जोड़ी गई हैं, इसमें 6 यूपी की हैं। ये भी आपको महत्वपूर्ण है, याद होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त थोड़ा और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ
कि जो ये आर्द्र भूमियाँ होती हैं ये भी जल के पारित तंत्र जो होता है हमारा पूरा इकोसिस्टम, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनसे जल का लेवल भी अच्छा बना रहता है। तो फिलहाल 10 नई साइट जोड़ने के बाद 1971 में इसकी बैठक हुई थी और 10 नई साइट जोड़ के अब 37 हो गई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विश्व में एशियाई शेरों का एकमात्र, अंडरलाइन करिएगा, एकमात्र प्राकृतिक आवास कहाँ है। प्राकृतिक आवास मतलब जहाँ पे नेचुरली पाए ही जाते हैं। तो याद रखिए गुजरात का जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है वह एकमात्र है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। अब तो इस बात को भी इस तरह समझिए कि देखिए जो गुजरात का गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है सिर्फ यहीं पे ही पाए जाते हैं। अगर भारत की जैसे बात की जाए तो वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग का गैंडा वो कहाँ पाया जाता है, तो असम में एक कांजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पाया जाता है। तो इस प्रकार कुछ जगह की कुछ चीज़ें फेमस होती हैं। तो उसी प्रकार विश्व में एशियाई शेर सिर्फ गुजरात के गिर में पाए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। भारत में वर्तमान में चीतों की क्या स्थिति है। तो याद रखिएगा चीतों की स्थिति भारत में अजीब है बिल्कुल, कि भारत में एक भी चीता नहीं पाया जाता है। और जो आयुसियन की एक विलुप्त प्राय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, भारत में चीतों का स्टेटस पूछा जाए तो क्या है, एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त है, खत्म है बिल्कुल, एक भी नहीं है। ठीक है, तो आयुसियन इस प्रकार की एक रेड डेटा बुक लिस्ट एक जारी करती है। उसके अंतर्गत इतने भी जानवर होते हैं उनका इंडेंजर्ड है, कुल 8 कैटेगरीज में बांटा जाता है। इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। तो इसी प्रकार फिलहाल चीतों का पूछा जा रहा है तो चीते भारत में आखिरी चीता 1947 में देखा गया, लेकिन अत्यधिक शिकार होने के कारण, कई बार जंगली जो कुत्ते होते हैं उनके कारण, सियारों, क्योंकि इनकी टांगें बहुत लंबी होती हैं, पतली होती हैं बिल्कुल, ये फुर्तीले बहुत होते हैं, लेकिन शरीर इनका बहुत छरहरा पतला होता है, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा अपनी रक्षा कर नहीं पाते। तो इसी के कारण और इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो है कि इनकी स्थिति जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और 1947 के बाद से भारत में एक भी चीता नहीं देखा गया। हालांकि अभी हाल ही में अफ्रीका के यहाँ से चीते को लाया जा रहा है और भारत में उसको वही माहौल, वही एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश की जाएगी। इसके अतिरिक्त देखा जाए अपने कि विश्व में सर्वाधिक चीते कहाँ पाए जाते हैं। तो विश्व में जो सर्वाधिक चीते हैं अगर उनकी बात की जाए तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर नहीं होगा। सर्वाधिक चीते जो हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। ये मिस टाइप है, माफ़ करिएगा। तो अफ्रीका में सर्वाधिक चीते पाए जाते हैं और एशिया में सर्वाधिक ईरान में पाए जाते हैं। सही है, तो चीतों के विषय में इतनी जानकारी याद रखिएगा। अब हम लोग आएंगे प्रश्न संख्या 7 पे। एनसी सक्सेना समिति का संबंध किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा जो एनसी सक्सेना जी हैं इनका जो वन अधिकार अधिनियम यानी FRA जिसको बोलते हैं, फॉरेन राइट्स एक्ट, तो FRA 2006 से इसके अंतर्गत 2 अधिकार दिए जाते हैं। अब इन 2 अधिकारों की बात की जाए तो आपको वो भी बता देता हूँ थोड़ा। सबसे पहला एक होता है कम्युनिटी और एक होता है इंडिविजुअल राइट। मतलब एक ऐसे राइट है पूरी कम्युनिटी को दिए जाएंगे और एक कुछ ऐसे राइट है जो हर इंसान को इंडिविजुअल तौर पे दिए जाएंगे। तो फिलहाल ये एनसी सक्सेना जी 2006 में आया था, ये भी महत्वपूर्ण है, सन याद रखिएगा। तो एनसी सक्सेना समिति का संबंध है वन अधिकार अधिनियम से। ठीक है, भूलिएगा मत। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत मैंने बताया था एक कम्युनिटी राइट है, एक इंडिविजुअल राइट है, तो इन दोनों का आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं कि CAG, जो CAG है उसकी रिपोर्ट आती है हमेशा, आपको पता होगा। CAG क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नाम याद रखिएगा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इस समय CAG हमारे कौन, अगर कोई आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा राजीव मेहर्षि, ये हमारे तत्काल आज के जो हैं कि CAG हैं। तो देखिए अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वन्यजीव अपराध किस प्रदेश में होते हैं तो याद रखिएगा राजस्थान में होते हैं। यहीं पे देखिए चीतल पाए जाते हैं, यहीं पे सांभर पाए जाते हैं। ये सब जो है कि हिरणों की प्रजाति है और यहीं पे शिकार भी हुआ। तो जैसा कि आपको ब्लैक बक सुना होगा आपने, काला हिरन जिसका शिकार सलमान खान ने किया था। तो रणथंभौर व सरिस्का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। और आप किसी भी प्रकार का ये जितना भी अपराध होता है, यह सारा का सारा जो है कि गैर जमानती अपराध होता है और इसके अंतर्गत सज़ा
मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपने किसी भी जंतु को या जानवर को जो इसके अंतर्गत सुरक्षित है, संरक्षित श्रेणी में, और आपने मारा है और आप सलमान खान नहीं हैं, तो आपको निश्चित तौर पे सज़ा मिलेगी। अगर आप सलमान खान हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। इरावदी डॉल्फिन मूल रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इरावदी की बात की जाए तो सबसे पहले अगर आपको आइडिया लग जाएगा कि इरावदी क्या है, तो याद रखिएगा जो इरावदी है वो हमारी इरावदी जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा म्यांमार। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो म्यांमार, अब देखिए जो इरावदी डॉल्फिन है वो म्यांमार में पाई जाती है। ये सॉल्ट वाटर की होती है। ठीक है, सॉल्ट वाटर मतलब खारे जल की। यह एक बात और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये जो खारे जल की तो होती है, लेकिन मीठे जल, जैसे कि मीठा जल जो है आजकल वो म्यांमार की इरावदी नदी में मिल रहा है, जिस कारण सैलिनिटी यानी कि लवणता उसकी कम हो रही है और इनकी संख्या भी कम होती जा रही है, क्योंकि इनको खारा जल चाहिए और वो खारा जल मीठे जल में परिवर्तित हो रहा है। तो अभी हाल ही में IUCN ने इनको इंडेंजर्ड कैटेगरी यानी कि संकटाग्रस्त कैटेगरी में घोषित कर दिया है। तो संकटग्रस्त कैटेगरी में लाने के बाद अब इनका स्टेटस बदला जा चुका है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अब ये हमने 9 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। तो इस प्रकार अब इसके बारे में अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, यह मूल रूप से खारे जल में पाई जाती है। इसका नाम म्यांमार की इरावदी नदी के नाम पर रखा गया। यह सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। IUCN में इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10वां और आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011-12 के दशक को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका देखिए उत्तर होगा 2011 से 20 के दशक को जैव विविधता के दशक के रूप में मनाया जाएगा, मतलब डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। 11 से 20 के दशक को किस लिए मनाया जाएगा? चूंकि यूनाइटेड नेशंस मना रहा है तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। तो इसका सही उत्तर होगा कि 2011 से 20 के दशक को जैव विविधता दशक के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार 10 प्रश्न महत्वपूर्ण जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कितने सही किए, कितना कैसे आपको आता था और आपको किस किस सुधारों की आवश्यकता है, सभी आप बताना मत भूलिएगा। अपना बहुमूल्य एवं कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।